Hello, dear friends. How are you all? Hope you all are doing well. So, today I'm going to start a very interesting chapter of class 11th biology, that is respiration in plant. आज हम respiration in plant का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. बहुत ही अच्छा चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट. आज हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लेते हैं. डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं. उसके बाद ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, देन फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एम्फीबोलिक पाथवे और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन. ये सभी टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. रेस्पिरेशन होता क्या है. रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म obtain energy by combining oxygen and glucose, resulting in the release of carbon dioxide, water and ATP, the currency of energy in cell. देखिए रेस्पिरेशन क्या है. रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सेल एनर्जी ऑब्टेन करता है. कैसे एनर्जी ऑब्टेन करता है. ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करके जब कोई सेल एनर्जी ऑब्टेन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी को रिलीज करता है तो उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. एटीपी क्या है. एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है इसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है. जितने भी लाइफ प्रोसेसेस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में होते हैं उसे उन सारी चीज़ों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एनर्जी रिक्वायर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आती कहाँ से है. मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि फूड के ऑक्सीडेशन से आती है. ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस. देखिए क्या कहा गया है कि ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया फूड कहाँ से लाते हैं. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. ठीक है. आपने इसके पहले वाले चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स वाले चैप्टर में आपने इस बारे में पढ़ा हुआ है. एनिमल्स हेट्रोट्रॉप्स डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट, हर्बीवोर इनडायरेक्टली कार्निवोर. ठीक है. हर एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ एनर्जी लेते हैं या तो प्लांट से या फिर कार्निवोरस एनिमल्स इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है. तो देखा जाए तो एनिमल्स या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर फूड के लिए डिपेंडेंट हैं. और जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो डेड और डिकेइंग मैटर से फूड लेते हैं. ठीक है. तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया. और क्या कहा गया है. ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ओनली इन सेल विथ क्लोरोप्लास्ट, ट्रांसलोकेशन अकर इन नॉन ग्रीन प्लांट्स. देखिए क्या कहा गया है कि ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है. केवल उन्हीं केवल उन्हीं प्लांट्स में जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हो और बाकी अदर नॉन ग्रीन पार्ट्स में ट्रांसलोकेशन होती है. आउटलाइन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. अब फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन में क्या होता है उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं. अकर विथ क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. देखिए फोटोसिंथेसिस कैसे होती है. क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होती है या फिर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस होती है. ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी. सी क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. रेस्पिरेशन. साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी यील्ड होती है. इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है. तो कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड दैट आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. जो भी कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज होते हैं एनर्जी को रिलीज करने के लिए उन्हें हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड ये सभी क्या हैं हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हैं. अब ऑक्सीडेशन स्टेपवाइज रिएक्शन एंड कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स. एनर्जी ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी. एटीपी. एटीपी इज एनर्जी करेंसी. ठीक है. ऑक्सीडेशन क्या होता है. एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल किया हुआ एक पूरा स्टेप वाइज रिएक्शन होता है और जिसमें एनर्जी बनती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी क्या है. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और इसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है. कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. जो कार्बन का स्केलेटन रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से बनता है. बायोमोलिक्यूल्स के सिंथेसिस से बनता है.
ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए पहले गैसेस चाहिए, वो ब्रीदिंग कैसे करता है ये चीज़ हम देखते हैं। प्लांट रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन, नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज बट हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। ठीक है, प्लांट जो है उसे भी रेस्पिरेशन के लिए O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन लेने के लिए उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है गैसियस एक्सचेंज के लिए। वो स्टोमेटा और लेंटिसल्स की हेल्प से रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है या ब्रीदिंग परफॉर्म करता है। अब देख लेते हैं क्या रीजंस है क्यों प्लांट्स को रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन एनिमल्स को होती है। तो ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड। ठीक है, हर एक प्लांट का पार्ट उसके पास अपनी अपनी गैसियस नीड जो भी है उसे उसकी एक्सचेंज की जिम्मेदारी हर एक पार्ट की होती है। ठीक है, देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। इसीलिए गैसेस का ट्रांसपोर्ट बहुत कम करना पड़ता है क्योंकि हर एक पार्ट अपने गैसियस एक्सचेंज की जिम्मेदारी खुद लेता है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैस एक्सचेंज। अब प्लांट्स को गैसियस एक्सचेंज की ग्रेट डिमांड नहीं होती है। रेस्पिरेशन प्लांट्स में जो होता है वो एनिमल्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसीलिए O2 की रिक्वायरमेंट जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए होती है वो डायरेक्टली सेल्स में ही रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज वेरी लेस। जो गैसेस का डिफ्यूजन है सेल में वो बहुत कम होता है। लिविंग सेल्स लोकेट क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लांट। ठीक है, जो भी लिविंग सेल्स हैं वो प्लांट की ऊपरी सतह पर ही रहते हैं, ऊपरी सरफेस पर ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल थिक वुडी स्टेम्स, लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज थिन लेयर बीनीथ बार्क। ठीक है, थिक वुडी स्टेम, जो मोटे मोटे वुडी स्टेम्स होते हैं उनमें लिविंग सेल्स बहुत लूजली एक जगह पर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और वो एक तरह की ओपनिंग क्रिएट करते हैं जिसे हम लेंटिसल्स कहते हैं। इन्हीं लेंटिसल्स के थ्रू वुडी बैग्स में ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। Most cell or parts contact with air, loose packing of parenchyma cells in leaves, stems and root provide an interconnected network for air spaces। इसी तरीके से जगह जगह पर पैरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं एयर के कांटेक्ट के साथ, ताकि आसानी से एयर के एक्सचेंज के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए नेटवर्क मिल सके। ठीक है, अब हम देखते हैं एनर्जी कंप्लीट कंबशन, कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। जो रेस्पिरेशन का इक्वेशन है वो कैसा होता है, एनर्जी कब मिलती है, जब कंप्लीट कंबशन होता है, यानी कि कंप्लीट बर्निंग या फिर कंप्लीट कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज जब कंप्लीट हो जाता है तभी प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। इक्वेशन अगर हम देखें तो C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज है, प्लस 6CO2, 6 मॉलिक्यूल O2 के। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो क्या देते हैं ये, 6CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 6H2O, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स और प्लस एनर्जी। इतना प्रोडक्ट हमें मिलता है। क्या रिएक्टेंट है हमारे पास, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। Catabolism of glucose, several small steps and energy released in couple to synthesis ATP। ठीक है, जो कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वो सेवरल स्मॉल स्टेप्स में कंप्लीट होता है, यानी कि एक ही बार में पूरा ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है, छोटे छोटे स्टेप्स में कैरी आउट होता है ये प्रोसेस। और एनर्जी जो है वो कई बार कपल्स में इन फॉर्म ऑफ ATP सिंथेसाइज होती है। All organism catabolism oxidation of glucose retain enzymatic machinery which partially oxidize glucose without the help of oxygen to pyruvic acid। सभी ऑर्गेनिज्म कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस से या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के प्रोसेस से एक एंजाइमेटिक मशीनरी को फॉलो करते हैं जिसमें ग्लूकोज डायरेक्टली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज डायरेक्टली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और इसी प्रोसेस को, ग्लूकोज का डायरेक्ट कन्वर्जन जब पायरुविक एसिड में होता है तो इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है,
अब चलिए ग्लाइकोलिसिस को ब्रीफ में पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो है ये ग्रीक वर्ड है ग्लाइकोज। ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। यानी कि अगर हम इसकी कंप्लीट मीनिंग देखें, वर्चुअल मीनिंग जो है उसका ये मतलब है कि शुगर का स्प्लिट होना। शुगर के मॉलिक्यूल्स जब टूटते हैं तो उसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अब इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ईएमपी पाथवे क्यों कहा जाता है? ये इसके डिस्कवरर्स के नाम पे रखा गया है, गुस्टाव एम्बेडन, ओटो मेयरऑफ एंड जे पार्नस। ठीक है, एम्बेडन, मेयरऑफ और पार्नस के नेम पर इस पूरे प्रोसेस का नाम ईएमपी पाथवे रखा गया है, क्योंकि यही लोग ग्लाइकोलिसिस के डिस्कवरर्स थे। In an anaerobic organism it is the only process in respiration। जब anaerobic respiration का process होता है तो anaerobic respiration तो वैसे भी without help of oxygen होता है, तो anaerobic respiration में केवल यही एक process होता है। अकर इन साइटोप्लाज्म एंड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये प्रोसेस कहाँ पर होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस पाया जाता है। ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म होते हैं। ठीक है, सुक्रोज एंड स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सुक्रोज जो होता है ये क्या है? सुक्रोज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है और ये ग्लूकोज का एक सोर्स है। एंजाइम्स इन्वॉल्व, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं? इन्वर्टेज, हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज, डिहाइड्रोजिनेज, काइनेज, इनोलेज एंड पायरुवेट काइनेज। ठीक है, अब हम प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस को देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है? सुक्रोज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। सबसे पहले सुक्रोज का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये किस एंजाइम की हेल्प से होता है? इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर करता है। उसके बाद से ग्लूकोज जो है वो फॉस्फोराइलेट होकर के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, और ये काम किसकी हेल्प से होता है? हेक्सोकाइनेज की हेल्प से। ठीक है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज फॉस्फोराइलेट होकर के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रोसेस में एक एटीपी कंज्यूम होती है। फिर थर्ड स्टेप है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइजेज टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज। ठीक है, देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर फोर्थ स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या फिर बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है उसे हम काइनेज कहते हैं, और इस स्टेप पर एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेप है हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट या बिसफॉस्फेट इट स्प्लिट टू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन एंड 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट स्प्लिट हो रहा है 2 कंपाउंड्स में। अभी तक ये दोनों सारे फ्रक्टोज तक कितने कार्बन के कंपाउंड थे? 6 कार्बन के कंपाउंड्स। उसके बाद ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो है ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, 2 3 कार्बन के कंपाउंड्स में स्प्लिट हो रहा है, जो कि हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा है 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। 3 कार्बन का PgAl इसको कहा जाता है। ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो 6th स्टेप है इसमें क्या होता है? 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड कन्वर्ट टू 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के बीच में जब ये फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है, इस प्रोसेस के बीच में एक NAD जो है वो NADH+H+ में कन्वर्ट होता है। 2 NAD के मॉलिक्यूल NADH+H+ में कन्वर्ट होते हैं।
फिर सेवन्थ स्टेप क्या कहता है, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और ये प्रोसेस भी काइनेस की हेल्प से होता है, जहां पर एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस स्टेप पर भी एक एटीपी फॉर्म हो रही है। फिर एट्थ स्टेप में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, और नाइन्थ स्टेप पर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। किसमें, फॉस्फोइनोल पायरुवेट या पीईपी में। ये प्रोसेस किसकी हेल्प से होता है, इनोलेस की हेल्प से, और इसमें एक H2O ऐड होता है। इसके बाद से 10th स्टेप पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में, और यहाँ पर ये किस एंजाइम की हेल्प से होता है, पायरुवेट काइनेस की हेल्प से। ठीक है, इस स्टेप पर एक एडीपी जो है वो एक एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, ये जो पूरा स्टेप है इसको इस साइकिल के हेल्प से समझिए। क्या हो रहा है, सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इस स्टेप पर एक एटीपी यूटिलाइज हो रही है। उसके बाद से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक एटीपी का यूज करके फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना रहा है। फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट दो कंपाउंड्स में टूट रहा है 3,3 कार्बन के, एक ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ठीक है, ये दोनों 3-3 कार्बन के कंपाउंड्स हैं। इस स्टेप पर जब ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन का कंपाउंड जो है, ये 2 NADH का फॉर्मेशन करते हुए ट्राइओस फॉस्फेट बिसफॉस्फेट यानी कि 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद से एक एटीपी का फॉर्मेशन करते हुए 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। देन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरेट में, और फॉस्फोग्लिसरेट एक H2O रिलीज करते हुए फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाता है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या है, पीईपी। ठीक है, ये सभी दो दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और इसके बाद से फॉस्फोइनोल पायरुवेट एक एटीपी का फॉर्मेशन करते हुए ये 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनाता है, जो कि इसका लास्ट प्रोडक्ट होता है। ग्लाइकोलिसिस की साइकिल में डायरेक्टली क्या होना था, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना था, और लास्ट की प्रोडक्ट जो हमें मिला वो क्या मिल गया, पायरुविक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लिया था, जिससे हमें 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के मिलते हैं। अब टोटल कितनी एनर्जी इस प्रोसेस में फॉर्म होती है ये देख लेते हैं। देखिए, यहाँ तक तो एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, हमने देखा यहाँ तक एटीपी यूज हुई है। अब कहाँ से एटीपी फॉर्म होना शुरू हुई है, तो जब ये NADH के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं यहाँ पर, तो एक NADH के मॉलिक्यूल्स में 3 ATP एनर्जी होती है। एक NADH में 3 ATP एनर्जी, तो 2 NADH में 6 ATP एनर्जी। तो इस प्रोसेस तक हमें 6 ATP एनर्जी मिल गई। फिर यहाँ पर एक ATP मिल रही है तो 7, और यहाँ लास्ट में एक ATP मिल रही है तो 8। टोटल 8 ATP एनर्जी हमें ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से मिलती है। कितनी एनर्जी, टोटल 8 ATP एनर्जी हमें इससे मिलती है। अब फिर आ जाते हैं, फेट ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड्स अपॉन सेल्यूलर नीड ऑफ सेल। अब पायरुविक एसिड के साथ आगे क्या होगा, ये सेल्यूलर नीड पे डिपेंड करता है। अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करना होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होगा, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, प्रोकैरियोटिक्स या यूकैरियोटिक्स में। ठीक है, फिर सेकेंड है हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या फिर थर्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमें अब क्या पढ़ना है, फर्मेंटेशन पढ़ना है। फर्मेंटेशन क्या होता है, देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस। 3 तरीके हैं जिससे कोई भी सेल पायरुविक एसिड को हैंडल करेगा या पायरुविक एसिड का आगे यूज करेगा। सबसे पहले तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करके फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अगर वो करे, और तीसरा क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन अगर करे। तो पहले हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ेंगे।
देखिए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती कहाँ है, इट टेक्स प्लेस इन मसल्स इन एनारोबिक कंडीशन। ये केस कब होता है, जब मसल्स को के साथ हैवी वर्क किया जाता है और उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, तो उस केस में वो एनारोबिकली रेस्पायर करने लगती हैं। और एनारोबिकली रेस्पायर करने की वजह से मसल्स जो हैं वो क्या फॉर्म करने लगती हैं, लैक्टिक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो प्रोसेस है लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन का प्रोसेस, ये एक एंजाइम की हेल्प से होता है जिसे हम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कह देते हैं। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। और इस प्रोसेस में NADH प्लस H प्लस इज रीऑक्सीडाइज्ड इनटू NAD प्लस। और इस प्रोसेस में कोई एनर्जी बनती नहीं है, उल्टा एनर्जी का यूटिलाइजेशन भी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है एनारोबिकली। सेट्स ऑफ रिएक्शन वेयर पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड इथेनॉल। इसमें भी कुछ सेट ऑफ रिएक्शन होते हैं जिसमें फाइनली CO2 किस में कन्वर्ट, सॉरी पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है CO2 और इथेनॉल में। इसमें कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये दोनों ही एंजाइम मिल करके इन रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं। इस प्रोसेस में भी एनर्जी फॉर्म नहीं होती है, उल्टा एक NADH का यूज होता है। एनर्जी रिलीज लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज। ग्लूकोज से जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसके 7% से भी कम एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती है। यीस्ट पॉइजन्स टू डेथ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस अबाउट 13%। और जो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस एक्चुअली यीस्ट सेल में होता है। तो जब यीस्ट सेल में ये रेस्पिरेशन बार बार होती है और इथेनॉल का कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये यीस्ट के लिए पॉइजन का वर्क करने लगता है और यीस्ट डाई कर जाता है। तो ये था हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखिए साइकिल के थ्रू देखते हैं, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पहले ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। एक्चुअली यहाँ तक पायरुविक एसिड तक आपको ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस बताया गया है। और ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के बाद पायरुविक एसिड जो है वो या दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड में या फिर इथेनॉल में। तो लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो भी एक NAD प्लस का यूज होता है, और पायरुविक एसिड में भी जब कन्वर्ट होता है तो इथेनॉल और CO2 बनाता है। पायरुविक एसिड जब इथेनॉल और CO2 बनाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, तो भी एक NADH का यूज होता है। तो ये थी हमारी साइकिल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे ज़रूर आंसर करूँगी। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।